नमस्कार, अभिवादन, आपका स्वागत। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम प्रचार बंद हो गया। अब बारी जनता जनार्दन की है। तीसरे चरण में बीजेपी और समाजवादी पार्टी खास तौर पर इन दोनों दलों ने दमखम लगाकर या यूं कहें कि जोर लगाकर हैसा वाला प्रचार किया। यादवों का गढ़, यादव लैंड कहें या समाजवादियों का किला, फर्रुखाबाद से लेकर कन्नौज, इटावा, एटा समेत 8 जिलों के 28 सीटों पर किसका सिक्का चलता है? क्या सपा अपने गढ़ को वापस छीनने में कामयाब होगी, यानी समाजवादी क्या अपना गढ़ वापस ले पाएंगे, या फिर पिछली बार की तरह अपनी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? मंथन में आज बात इसी पर। इटावा समाजवादियों का सबसे बड़ा गढ़, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज, फर्रुखाबाद और कुछ हद तक कानपुर देहात, ये समाजवादियों का गढ़ माना जाता रहा है। इन जिलों में विधानसभा की कुल 28 सीटें हैं। यहाँ तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में कासगंज, एटा, हाथरस, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, इटावा में भी मतदान होगा। यानी जो समाजवादियों का गढ़ है उसके अतिरिक्त बुंदेलखंड है, सेंट्रल यूपी है, इनमें से औरैया, इटावा जो हमने बताया कि समाजवादी पार्टियों का गढ़ और किला है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो समाजवादियों का गढ़ है 8 जिले माने जाते हैं, किला है उनका, मतलब था, है क्या, 2012 में तक ये था, उसके बाद 17 में ध्वस्त हो गया। 28 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 28 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 22 सीटें जीतकर अपना परचम फहरा दिया था और ये सोचने पर मजबूर कर दिया था समाजवादियों को कि अब कोई किला वोला नहीं रहा है। इस भ्रम में मत रहिए। समाजवादी पार्टी को इन 28 में सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें मिली थी। इसे सपा का गढ़ इसलिए कहा जाता है कि इन 28 सीटों में 20 सीटें ऐसी हैं जहां यादव और मुसलमान मतदाताओं की आबादी करीब 40% है। इन दो वर्गों को सपा का बेस वोट बैंक माना जाता रहा है। लेकिन पिछले 2017 के चुनाव में ये मिथक भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, ये भ्रम भी समाजवादी पार्टी का टूटा कि यादव वोट बैंक ही उसका बहुत बड़ा आधार है। या यूं समझ सकते हैं कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने जो 26 उम्मीदवार उनके यहाँ जीते थे उनमें 10 यादव थे, वहीं 17 में सपा ने जो 6 सीटें जीती उसमें से 4 यादव और 2 रिजर्व क्लास के यानी अनुसूचित जाति के थे। यादवों के बाद इन जिलों में सबसे बड़ी आबादी साक्य और लोधी मतदाताओं की है। बीजेपी ने 2017 में जो 22 सीटें जीती थी उसमें 3 साक्य, 3 लोध, 3 ब्राह्मण और 4 ठाकुर यानी राजपूत जाति के थे। इससे पहले 2012 में यादव लैंड में सपा का लाल झंडा लहरा गया था। 28 में से 26 सीटें इस सब जो अपने गढ़ में समाजवादियों ने जीती थी, यानी समाजवादी पार्टी ने 28 में 26 सीटें जीतकर ये बता दिया था कि इस इलाके में समाजवादियों का ही राज है। बीजेपी और बसपा के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी, एटा, कन्नौज, इटावा और औरैया की सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी, यानी सभी की सभी, सारी की सारी सीटें जीत ली थी। मैनपुरी, एटा, कन्नौज ये अपने आप में बड़ी बहुत रणनीतिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण जिले हैं। बीजेपी को केवल फिरोजाबाद में एक सीट मिली थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी और सपा के सामने अपना पिछला
प्रदर्शन, और सिर्फ प्रदर्शन नहीं, धुआंधार प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। दोनों के सामने बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से पार पाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताजी मुलायम सिंह नहीं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा जाता है, मुलायम सिंह को नेताजी कहा जाता था जब वो सपा के अध्यक्ष थे, और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहलाना पसंद कराते हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव इस बार खुद मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव मैदान पर आ गए हैं। आज उनकी जो करहल सीट है उसमें भी धुआंधार प्रचार हुआ, धुआंधार। अखिलेश यादव पिछले 2 दिनों में, कल वो करहल में थे, वहाँ बीजेपी की पूरी पेस बैटरी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, सारे लोग वहाँ डेरा जमाए हुए थे, और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को लेकर वहाँ पहुँचे थे। यानी मुलायम सिंह यादव अखिलेश से पहले पहुँचे थे, उन्होंने नेताजी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, और नेताजी ने अखिलेश यानी अपने बेटे के लिए वोट मांगे। शिवपाल यादव को भी नेताजी ने बुला लिया था। हालांकि उनकी क्या फजीहत हुई, क्या स्थिति हुई कि उनको नेताजी जिस कुर्सी में समाजवादी रथ में बैठे हुए हैं उसके हत्थे पर बैठने की जगह मिली शिवपाल यादव को। और अखिलेश यादव के करीबी मुकाबले में जो हैं वो एसपी सिंह बघेल हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, फिरोजाबाद से भी सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, रह चुके हैं, और इस समय सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन उनको विधानसभा का चुनाव मैनपुरी के करहल से अखिलेश के खिलाफ लड़ाया गया है। एसपी सिंह बघेल कभी मुलायम सिंह के चेले हुआ करते थे, और चेले कहे नहीं, सैडो हुआ करते थे, अंग रक्षक हुआ करते थे जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो मुलायम सिंह ने यूं ही पूछ लिया कि भाई चुनाव लड़ोगे? बघेल ने हाँ में सिर हिलाया और नेता बन गए। अब आज उन्हीं मुलायम सिंह के बेटे को चुनौती देने के लिए बघेल मैनपुरी जा पहुंचे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश ने इस अपने गढ़ में क्यों चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, और पूरा लड़ा भी चुनाव उन्होंने, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती ये है कि वो 2012 वाले प्रदर्शन को दोहराएंगे तभी इस बार सरकार में आएंगे, ये बिल्कुल तय है। और जो यादव लैंड है, समाजवादियों का किला कहा जाता रहा है, इन जिलों में बीजेपी ने केवल करहल में ही सपा के पुराने नेताओं को मैदान में उतारा है। पूर्व में करहल के अलावा बीजेपी ने फिरोजाबाद की सिकोहा सीट पर ओम प्रकाश निषाद, मैनपुरी किसनी एससी पर आसू दिवाकर, और फिरोजाबाद से सिरसागंज से हरिओम यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी इसे अपनी रणनीति बता रही है, वहीं सपा नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए उसने, माफ़ कीजिएगा बात हम बीजेपी की कर रहे थे, ऐसा लग रहा, ऐसा कन्वे हो गया कि लग रहा कि सपा के उम्मीदवार थे, वो सारे सपा से बीजेपी में गए हुए प्रत्याशी थे, मतलब उम्मीदवार जो नेता थे वो जिनको सपा ने निकाल दिया या टिकट नहीं दिया वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो कुल मिला के ये जो बताने का हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि इस जो यादव लैंड है, सपा का गढ़ है, किला है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सपा से तिरस्कृत नेताओं को ही उधार लेना पड़ा। ये स्थिति है उधार, और ये नई बात नहीं है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, अभी तक बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से नेताओं का आयात करती रही है, दल बदल कराती रही है, और उनको बताती रही कि भाई ये बड़े आधार वाले नेता हैं, टिकट देती रही, वो लोग जीतते भी रहे हैं। सांसद भी बहुत सारे हैं, विधायक भी बहुत सारे। विधानसभा चुनाव से पहले एक ताजे ब्राह्मण नेता हुए थे, जितिन प्रसाद, कांग्रेस से वो आए, लेकिन पूरे विधानसभा चुनाव में उनकी कोई भूमिका हमें दिख नहीं रही। खैर, ये विषयांतर होगा। आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, इस बात पर मंथन और कर रहे हैं कि क्या समाजवादी विचारधारा मानने वाले लोग, हालांकि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह उन्हें तमंचावादी कहते हैं, परिवारवादी कहते हैं भाई समाजवादी कहाँ बचे, अब तो ये तमंचावादी हैं, परिवारवादी हैं। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी विचारधारा के लोग यानी समाजवादी पार्टी के लोग क्या अपना किला गढ़ बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, और मंथन भी आज हम इसी बात पर कर रहे हैं। एक
छोटा सा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू जी जुड़ गए हैं। बहुत लंबे दौरे के बाद राजू जी आज हमारे सामने आप लोगों के सामने प्रकट होंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन राघवेंद्र जी। एक बहुत लंबा दौरा करके आप उत्तर प्रदेश का आए हैं। 2 चरण जहां हुए हैं वहां भी आप खूब घूमे हैं, तीसरे चरण में भी घूमे हैं, और तीसरे चरण में जहां चुनाव है यादवों का, यादव लैंड कुछ लोग कहते हैं, नए जमाने के पत्रकार को हम लोग कहते हैं समाजवादियों का किला गढ़, वहां अभी भी आप मौजूद हैं। तो आपसे सवाल लेंगे, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प तथ्य बता दें। अभी इसी जो समाजवादियों का किला है, गढ़ है, वहाँ का एक फर्रुखाबाद जनपद है, सब जानते हैं, झाड़े राव कलेक्टरगंज जैसे लोग जानते हैं, वैसे खुला खेल फर्रुखाबादी, ये भी बड़ा मशहूर है पूरे देश में। तो इसी में एक भोजपुर विधानसभा क्षेत्र है। योगी आदित्यनाथ अभी वहाँ गए थे, ऐसा लग रहा था कि वहाँ स्थितियाँ काफ़ी गड़बड़ हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। योगी आदित्यनाथ ने एक सभा, चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। ये पुरानी विधानसभा है कमालगंज, अब 2008 में भोजपुर हुई थी। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो रैली करने गए थे, और यहाँ एक पैरोल पर एक अपराधी इन दिनों चुनाव में काफ़ी रुचि ले रहा है। कभी उनके पिताजी कांग्रेसी हुआ करते, इस अपराधी के पिता कांग्रेसी हुआ करते थे। सिंघी रामपुर का इनका परिवार रहने वाला है। ये अपराधी हैं, जेल से पैरोल पर अभी छूट कर आए हैं, चुनाव में सक्रिय हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। ये बात बाबा जी के कान में बताई गई कि भाई ये आदमी इस तरह डिस्टर्ब कर रहा है। तो बाबा जी ने मंच से ही कह दिया कि इस बार बुलडोजर, अगर हम सरकार में आए तो इस बार बुलडोजर कमालगंज पर चलेगा। और उन्होंने चेता दिया कि कमालगंज को इस्लामाबाद मत बनाओ, उसको भोजपुर ही रहने दो। तो इस तरीके के चुनावी समीकरण, घात प्रतिघात, चुनावी वार भारतीय जनता पार्टी भी कर रही, तो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। राघवेंद्र जी, क्या समाजवादी विचारधारा के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी क्या अपना किला बचाने में कामयाब होगी? बचाना है तो नहीं कहेंगे, अपना किला छीनने में, क्योंकि किला तो 2007 में लुट गया। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दुर्गन जी। तो तीसरे चरण में 16 जिलों में जो मतदान होगा 30 तारीख को, उसमें 59 विधानसभा क्षेत्र हैं जी, जिसमें जो आपने उठाया मुद्दा कि सपा का गढ़ जो मैनपुरी है, और उसे औरैया और इटावा और फर्रुखाबाद और कन्नौज, ये उनके जो मैन गढ़ है। और पिछली बार भी 2017 में निश्चित तौर पर था, जो चुनाव हुआ था वो एकदम चतमोज का मतलब एक आंधी सी थी, हवा थी। इस बार जाति समीकरण पहली बार मैं देख रहा हूँ, कोई सुनामी नहीं है। अच्छा, एक तो मतदान का प्रतिशत बहुत कम हो रहा है जी, इस बार कोई शामिल नहीं है, सबकी साख दांव पर लगी है। और अगर ये दांव पर ना लगी होती तो इतनी ताबड़तोड़ जो रैलियां हुई हैं, फर्रुखाबाद हो चाहे कन्नौज हो चाहे, भले ही अखिलेश जी कहते थे कि मैं केवल अब 10 तारीख को आऊंगा मतदान के दिन, लेकिन आपने देखा कि उनको बार बार करेल जाना पड़ा। तो जो घेरने की रणनीति बीजेपी की थी, उन्होंने उस चक्रव्यूह में उनको घेर दिया है। अब जातियों का जो समीकरण है, उन जातियों के समीकरण में, जैसे मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश का से कहा था कि कई सीटें ऐसी थी जिसमें हिजाब का मामला चल रहा था, 50 से 55% तक मत थे उसमें। तो ऐसे ही कुछ सीटें यहाँ पर भी ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता है, जिसमें फर्रुखाबाद भी आप जोड़ सकते हैं, और कल्पी में भी है, कई और भी स्थान ऐसे हैं कि जहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता है। और पहली बार ये देखा जा रहा है जी, कतार दर कतार सुबह से ही ये लोग लाइन पर लग जाते हैं, और किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती है एजेंट की कि वो कोई कहे कि नहीं, किसी पर ऑब्जेक्शन आप लगा दो। और निर्वाचन इतना सुस्त है कि कोई आपत्ति लगाने पर वो नहीं है कि उनसे कहा जाए कि रुका हटा करके आप बताइए कि आप ही का ये परिचय पत्र है या परिचय है। तो ये तमाम जो खामियां भी रही है, और ओबीसी मतदाताओं में जो बिखराव है, तो वो तो निश्चित तौर पर सभा के लिए भी चिंताजनक है। और जिस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बराबर तूल देती रही है, तो ओबीसी कैडर वोट बैंक में बसपा उतनी तेजी से लड़ नहीं पा रही। तो बसपा बुंदेलखंड में अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करती रही, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि बहुत गिनी चुनी सीटों पर उनका अच्छा प्रदर्शन है।
और भाजपा का भी ये निश्चित तौर पर है कि एकदम ये नहीं कह सकता कि स्वीप है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चुनाव अंतिम समय तक आप देखेंगे, अगर मतदान का प्रतिशत 50% से ऊपर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद होगा। और मैं समझता हूं कि अभी जो 55 जिलों का मतदान हुआ है उसमें मतदान का प्रतिशत 64% जो होना चाहिए था वो आपने देखा काफी घटा है, 4 से 5% तक घट गया। इसकी वजह क्या मानते हैं राघवेंद्र जी? मतदान बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसकी क्या मूल वजह क्या मान रहे हैं कि मतदान शहरी इलाकों में घट रहा है? दुर्गन जी, इसके पीछे कई कारण है। एक तो जो है कि लोगों में निराशा है मतदाताओं में। अभी जो बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी याद आई कि खुला जानवर घूम रहे हैं, अन्ना प्रथा है, एक ये भी लोगों में एक नाराजगी तो है। दूसरी, महिलाएं भी खामोश है, हालांकि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही। तीसरा, ये भी सच है कि जो नए तबके का लोग हैं, और दुर्गेन जी जो सबसे अहम बात यह है कि कोरोना काल में जो लोग घर वापस आ गए थे, मैं समझता हूँ एनालिसिस किया जाए, ऐसा कोई भी गांव नहीं हो रहा जहाँ 150 लोग काम के लिए अपने कई अन्य राज्यों में या अन्य जगह पर ना चले गए। ठीक बात। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैंने विधानसभा में कई जगह भ्रमण करके देखा। और इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम था, उस सिस्टम को भी मैंने शाहजहांपुर में भी देखा है और भी कई स्थानों पर देखा, सहारनपुर में भी देखा है। तो उनका जो पना प्रमुख से लेकर के जो बूथ मैनेजमेंट सिस्टम था, वो सिस्टम उनका वो ठीक है। आनंद फानंद में उन्होंने बूथ अध्यक्ष से पूछ करके पना प्रमुख या अपने शक्ति केंद्र या जिस तरीके से उनकी कार्य योजना रही है, मैं उनकी कार्य योजना पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता। लेकिन ये भी बात सच था कि उन्होंने जितनी बड़ी टीम खड़ी की थी, अगर इतनी बड़ी टीम हर विधानसभा में 15 से 20 हजार लोगों की थी, तो मैं समझता हूँ ये चुनाव में परसेंटेज वोट का और ज्यादा बढ़ना चाहिए था। 70%, 80% तक मतदान होना चाहिए जब इतनी बड़ी टीम थी। हर बूथ पर अगर 21 लोग हैं लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के, तो एक सिस्टम को तो बीजेपी ने बनाया, लेकिन वो सिस्टम कितना कारगर साबित हो पाएगा, ये तीसरे चरण में, क्योंकि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा किला है, आपने सही कहा है। और ये भी बात सच है कि इन 59 में से मैं समझता हूँ 8 सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी के पास पाले में रही है, और उन पाले में रहते हुए मैनपुरी में भी 3 सीटें उन पर रही। तो जब मैनपुरी में 3 उस स्थितियों में वो जीत गए थे, तो आज बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भोपाल भी वो अंतिम समय में जीते थे। उन्होंने एंड टाइम पे राहुल राठौर का टिकट काट करके अब वर्तमान में आबकारी मंत्री रामनिवास अग्निहोत्री जी, उनको चुनाव लड़वाया था, और एक समीकरण बना करके वो चुनाव किसी तरीके से समाजवादी पार्टी वहां पर हार गई। लेकिन ये बात जरूर है, इस बार का चुनाव बहुत चौंकने वाला होगा। इसी तरीके से इटावा में भी मैं अभी गया था, तो वहां पर भी लड़ाई बहुत जबरदस्त है, बहुत हल्के। राघवेंद्र जी, ये बहुत थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, थोड़ी और स्पष्टता चाहते हैं हम आपसे, क्योंकि आपने बड़ा भ्रमण किया और जमीनी बात करते हैं आप। जैसे आपने कहा कि भाई ये अन्ना जानवरों का मुद्दा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी मानने को तैयार नहीं। 10 लोगों से हमने ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बात की, वो कह रहे हैं ये कोई मुद्दा नहीं है, जबकि लगातार हमारी आपकी बात हो रही, आप बार बार कह रहे हैं कि अन्ना जानवरों का मुद्दा है, और गाँवों में इस बात पर लोग नाराज हैं, वोट पड़ रहा है इस बात पर। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जब सांड ने अगर जिसको मारा होगा उसको हम 5 लाख देंगे। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को थोड़ा बहुत तो माइलेज देगा ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है राघवेंद्र जी। और दूसरा मसला क्या है कि थोड़ा और स्पष्ट करिए कि क्या समाजवादी पार्टी 12 का प्रदर्शन दोहराने जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी 17 का प्रदर्शन दोहराने जा रही है, या दोनों 50-50 हैं? जरा इसको स्पष्ट करिए, खाली यादवलैंड की बात कर रहे हैं हम। दुर्गेंद्र जी, मैं स्पष्ट कर दूं आपको, अगर ये समस्या ना होती अन्ना प्रथा वाली, तो प्रधानमंत्री जी को अपने भाषण में नहीं कहना पड़ता कि गोबर के उसका हम बुक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका उन्होंने एनजीओ के माध्यम से चलाया। मैं मानता हूँ जिलाधिकारियों के माध्यम से हर जगह गौशाला का बड़े स्तर पर फरकाबाद में गौशालाएं संचालित की, लेकिन उन गौशाला की हालत क्या है? तो जो एनजीओ के माध्यम से चली गई, अब उन्होंने बताया कि भाई ई ग्राम स्वराज योजना या किसी अन्य योजना के माध्यम से गौशाला के बारे में लगातार बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी।
कि हमारी प्राथमिकता में है कि हम गौशाला खोलेंगे, तो ये बातों में मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, एक बात हमने देखी कि इस पूरे जो तीसरे चरण में चुनाव प्रचार में क्या भारतीय जनता पार्टी के एक से एक बड़े नेता, शीर्ष नेता पहुंचे इस पूरे जो चाहे बुंदेलखंड, बल्कि बुंदेलखंड में नेताओं ने उतना फोकस नहीं किया। मुख्यमंत्री गए, राजनाथ सिंह गए, लेकिन बुंदेलखंड में नेताओं का उतना फोकस नहीं था जितना यादव लैंड पे फोकस था, और मारकाट कटाजुज्जी इसी में मची हुई थी। तो जो नेताओं की जो शारीरिक भाषा जिसे कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, वो क्या कह रही थी राघवेंद्र जी? दोनों दलों की बात करिए। देखिए दुर्गेंद्र, ये बात सही है कि जो हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे जो संस्कार हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के बारे में जो हमारी विचारधारा है, एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अर्पणा यादव और अखिलेश यादव एक ही परिवार से हैं और दोनों के संस्कार देखिए। मेरा कहने का तात्पर्य संस्कार की बात जहां तक है, जो भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरीके पर तीखे व्यंग्यवाद छोड़े जा रहे हैं, सत सैया के दोहरे जो नमक के तीर देखेंगे छोटे लगे घाव करें गंभीर, तो ये लोगों में मैं सोच रहा हूँ मुद्दा जो बना करके मतदाताओं में एक तरीके से जो कट्टरता नहीं आ पा रही है, अपने अपने मतदाताओं में कट्टरता और पहलापन लाने के लिए ये व्यंग्यवाद है दुर्गेंद्र जी। मतलब कुल मिलाकर इंटरव्यू में तो ये बात कहेंगे, इंटरव्यू में तो दुहाई संस्कारों की देंगे, लेकिन जब खुद बोलने के लिए खड़े होंगे तो फिर ऐसे बयान देंगे कि फिर सारे संस्कार वंस्कार सब धूल दूसरित हो जाएं। ये दोनों पक्षों की बात है। अगर टीवी इंटरव्यू हो तो बड़ी संस्कारित बातें करेंगे कि भाई इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुलना भी कर दें कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के संस्कार गिनाने लगते हैं, क्योंकि संस्कार का मसला है ना, ये कॉपीराइट ले रखा है संस्कार का। तो कुल मिलाकर दोनों पक्षों की तरफ से मुझे लगता है कि ये जो इस बार चुनाव में वास्तव में बहुत चीज़ें बिलो द बेल्ट हमले हुए हैं, और वो चीज़ें राजनीति मुझे लगता है कि बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती हैं। लेकिन एक बात और देखने को मिली कि अगर योगी आदित्यनाथ को आप छोड़ दें तो बाकी जो ब्रिगेड है बीजेपी की उतनी आक्रामक दिखी नहीं, या यूं कहें कि वो उस तरह फुल स्विंग में नहीं आए। क्या गणित है, क्या कहानी है? इस सपा में अखिलेश के अलावा दूसरा एक आदमी नहीं आया, जबकि 12 में आप देख रहे थे मुलायम सिंह स्वस्थ थे, शिवपाल थे और बहुत सारे नेताओं की कतार थी। हम देखते थे कि हर शहर में एक सपा का कद्दावर नेता और जनसभा। तो एक चौतरफा एक चुनाव प्रचार, लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की बात इस चुनाव में नहीं दिखी वो चीजें। दुर्गेंद्र जी, ये बात तो साफ ही आज मुख्यमंत्री जी का भाषण हुआ करेल में, और उन्होंने एक बात तो पकड़ी कि जो शिवपाल सिंह जी को लाया गया, चाचा है, और उनको हैंडल पे बैठाला गया। एक तो उन्होंने उस चीज को पढ़ा समाजवादी पार्टी के भी। दूसरा उन्होंने एक बात ये भी पकड़ी कि मुलायम सिंह को बार बार लोग कान में कह रहे आप अखिलेश के लिए वोट मांगिए। तो नेताजी पूरी तैयारी के साथ, तो कहीं ना कहीं ये बात तो रही है, तो ये तमाम जो छोटी छोटी सी चीजें पकड़ करके उनको तूल दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ एक एक वोट, एक एक मतदाताओं को अपने अपने तरफ खींचने की जो, लेकिन जो वोटर परसेंटेज है दुर्गेंद्र जी, अगर ये वोटर परसेंटेज नहीं बढ़ा तो ये चिंतन का विषय है कि पकाने वाले तो हम होंगे। नहीं, चिंता किसको करनी चाहिए राघवेंद्र जी? चिंता किसको करनी चाहिए भाई? दोनों लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं। देखिए लड़ाई तो ये तो आप भी जान रहे हैं, सारी मीडिया जान रही है कि लड़ाई तो सीधी सी। राघवेंद्र जी आप राजनीतिक समीक्षक हैं, लेकिन बातें राजनीतिक मत करिए। आप थोड़ा दर्शकों को साफ करिए कि भाई चिंता किसको ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा चिंतित होना चाहिए या समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा चिंताजनक होना चाहिए, क्योंकि ये जो पश्चिमी से हवा चली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और जो रोहिलखंड में और इधर पूरे 55 जिले में जो मतदान होगा, तीसरा चरण सपा के गढ़ में है। ये सपा के गढ़ में जो 59 सीटों पर मतदान होना है, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सुनामी के तरीके से रास्ता बनेगा। या ये कहिए कि जो पूरी मेहनत भाजपा ने ताबड़तोड़ सीटों पर की है, लेकिन ये भी बात सच है बुजुर्गों की,
निर्वाचन आयोग की जो शक्ति देखने को मिलती थी वो आज भी कहीं पर नजर नहीं आ रही। पहले क्या हुआ था, जैसे मान लो आज मैंने हाथरस में तो देखा कि वहां पर पुलिस अधीक्षक निकले और उन्होंने गांव के लोगों को जागृत किया कि भाई आप लोग मतदान करिए। अभी भी लोग मतदान करने के लिए उतने ज्यादा उत्सुक नहीं है जैसा लोगों में पहले था। मोदी लहर में 2014 में देखा है या 2017 में देखा है या मान लीजिए 2019 के चुनाव में आपने देखा है, एक लहर था, अंडर करंट था, वो जोश नहीं हुआ। मैं समझता हूँ जो आज दंगेबाज हो रहे हैं एक दूसरे में, तो वो ये स्पष्ट है कि भाई जनादेश के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अगर कोई बात कह रही है कि 300 प्लस पार और प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, तो अलग अलग अपना अपना आएगा है। और जिस तरीके से अखिलेश भी बोल रहे हैं कि भाई बूथों पर भूत लौटेंगे, तो इस तरीके के जो व्यंग्यवाद हो रहे हैं, तो अब अपने अपने जो जाति समीकरण है या तो ये ओबीसी के बिखराव को रोकने का काम हो। दूसरा ये भी बात मैंने देखा कि जो नए तबके का दलित मतदाता है वो बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं है बसपा की, वो थोड़ा सा स्थिर है। वो जहां देखा कि किसका पला भारी है वो आकर्षित नहीं है किसी की तरफ। तो ये भी एक बहुत बड़ी, तो आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के इन सब सीटों पर देखा है। और जिस तरीके से घटना आपने देखी हुई शाहजहांपुर में दो पक्षों के बीच में किस तरीके से, बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। बहुत महत्वपूर्ण बात राघवेंद्र जी ने कही, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी महत्वपूर्ण बात राघवेंद्र जी ने कही कि जो एक अलग तरीके का एंगल दिया राघवेंद्र जी ने। राजनीतिक समीक्षक हैं, बहुत पूरे इलाके में घूमे हैं, दो चरण हैं और तीसरा चरण भी वो घूम कर आए हैं। वो बता रहे हैं कि भाई ये जो नए जो युवा दलित है ना, वो भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और जो मतदान है, जो मतदान का प्रतिशत गिर रहा है, ये भी चिंताजनक है और संशय दोनों तरफ ये पैदा कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इसको ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है।